स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का आर्थिक समीक्षा के इस पार्ट में। इस पार्ट में आज हम मुद्रास्फीति पर बात करेंगे। इससे पहले हमने मूल्यवर्धन वैल्यू एडेड उसको जानने का प्रयास किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो मुद्रास्फीति से संबंधित है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको मुद्रास्फीति के बारे में नहीं बताने जा रहा, मैं यहाँ पर आपको मुद्रास्फीति के मापन से संबंधित जो भी सिस्टम होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा और किस तरीके से उस पर क्वेश्चन बनेंगे इसको आपको जानना पड़ेगा। विशेष रूप से वो बातें जिनमें चेंजिंग हुई है, तो चेंजिंग पर आप ज़्यादा गौर करें। आइए स्टार्ट करते हैं मुद्रास्फीति को। पेज के बीच में लिखिए मुद्रास्फीति। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। मुद्रास्फीति होती है एक तरीके से महंगाई। यहां पर मैं आपको बता दूं कि महंगाई अच्छी है या बुरी है, ये आप सब लोग जानते हो। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो, महंगाई होना एक अच्छी बात है, लेकिन एक दायरे में, एक सीमा में। जैसे हम इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर जो महंगाई की जो आदर्श दर है वो 4% है। उसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि अनबैलेंस हो गई तो फिर समस्या है। आइए, क्या होती है मुद्रास्फीति? वस्तुओं व सेवाओं की सामान्य कीमतों में बढ़ोतरी होना। और से बढ़ेगा। वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में बढ़ोतरी होना। क्या कह रहा है ये? सामान्य कीमतें, जो कीमत है उसकी, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होना, ये आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। सामान्य से ऊपर हो गया तो समस्या है, और बैलेंस में चल रहा है तो एक अच्छी बात है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। अब आप देखिए, मैं एक हल्का सा ड्राफ्ट बना रहा हूं आपके सामने। और ड्राफ्ट ये है कि जैसे कोई एक वस्तु है, कोई वस्तु है, ये 10 रुपए की है, ठीक, 10 रुपए की है, और इसमें बढ़ोतरी हो गई, मूल्य रेट बदल गया इसका 15 रुपए की। क्लियर? तो इसमें क्या है, रुपए कितने बढ़े? 5 रुपए। और वैसे यदि मैं कहूं तो 50% बढ़ोतरी हो गई। यही हुआ। 5 रुपए में तो बढ़ोतरी होगी। यदि हम 15 में से 10 माइनस करें तो 5 रुपए में बढ़ोतरी होगी। और यदि परसेंटेज के आधार पर निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि 50% कीमतें बढ़ गई। यही हुआ ना? तो इसमें से जो ये 5 है, ये तो है महंगाई, और ये जो 50% है ये है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ये है मुद्रास्फीति। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, इन्फ्लेशन को या मुद्रास्फीति कह दीजिए, वो परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है,
रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सामान्य कीमतों में बढ़ोतरी होना, गुड्स एंड सर्विस की। वस्तुएं आप समझते हैं, वस्तुएं क्या होती है? देखो, इसको गुड्स बोलते हैं। जैसे ये मार्कर, ये वस्तु है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो सर्विस है, सेवा। इतना तो आप समझते हो। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स। तो ये मुद्रास्फीति है। यदि 5 रुपए में बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तहत, तो इसे हम महंगाई कहते हैं। और यदि हम इसको परसेंटेज में व्यक्त कर देते हैं तो ये मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन। एक बार आप इसे नोट कर लो। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर मुद्रास्फीति की दर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की आदर्श दर लिखी। चलो, आदर्श दर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, आदर्श दर मतलब आइडियल, मतलब इतनी है तो कोई समस्या नहीं है। ये इन्होंने कितनी बताई है? 4%। 4%। अब आप जानते हो आरबीआई है, इसको बहुत चिंता रहती है महंगाई की, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये 4% तो आदर्श दर है। इसमें आप यदि बढ़ाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 2% और कम करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 2%, तो प्लस माइनस 2%। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके आरएस प्री 2018 में आया था। मुद्रास्फीति के संबंध में आपसे बात की गई थी। तो 4% है उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर। अब आप देखिए, इकोनॉमिक्स है, आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि उर्जित पटेल समिति का संबंध किससे है? दे देगा पर्यावरण संरक्षण, मुद्रास्फीति और अन्य कोई भी बातें। आप समझते हो कि ऑप्शन बनाने में एग्जामिनर माहिर होता है। तो उर्जित पटेल समिति का संबंध जो है मुद्रास्फीति से है। क्लियर? एक बार आप इसे नोट करें। अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के मापन से संबंधित। कैसे मापते हैं? और अब मैं यहां राजस्थान के संबंध में बात करूंगा। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इंग्लिश में साथ साथ लिखते जाएं, जिसको भी जैसी आवश्यकता है। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन 2 तरीके होते हैं। मैं राजस्थान की दृष्टि से बात कर रहा हूं, हालांकि हम जब देखते हैं तो एक पीपीआई भी आ जाता है, लेकिन मैं वो वहां पर नहीं जा रहा। थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, इसको कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए थोक मूल्य सूचकांक। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, हो गया। मैं यहीं पर लिख देता हूं। ये जो थोक मूल्य सूचकांक है, ये क्या होता है? सबसे पहले तो थोक क्या होता है?
आप कहते हैं ना मैं थोक में लाया हूं, तो हम कहते हैं हम आटा थोक में ले आए, हम कहते हैं बॉल पेन थोक में ले आए, एक्सेट्रा कुछ भी आप सारा जानते हो। मैंने अभी आपको वस्तु और सेवाओं के बारे में बताया था, तो क्या यदि मैं आपसे ये कहूं कि जो सेवाएं होती है क्या होती है? सेवाएं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सेवा है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसको। इंटरनेट, बैंकिंग, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये सब क्या है? सेवाएं हैं। कभी आपने सुना कि यहाँ पर इंटरनेट थोक भाव पर मिलता है, यहाँ पर बीमा जो है थोक भाव पर किया जाता है, यहाँ पर एजुकेशन थोक में दी जाती है? आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये निकला कि जो थोक मूल्य होता है, थोक मूल्य सूचकांक जो होता है, वो केवल वस्तुओं के लिए निकाला जाता है, सेवाओं के लिए नहीं होता। क्लियर? आइए इसके नीचे लिखो, ये है केवल वस्तुओं के लिए होता है। यह केवल वस्तुओं के लिए होता है। ब्रैकेट में लिख देना, सेवाओं का मतलब सर्विसेज का थोक मूल्य नहीं होता। सेवाओं का थोक मूल्य नहीं होता है। अब जो ये थोक मूल्य सूचकांक है, इसका अपना क्या है? एक आधार वर्ष होता है, बेसल ईयर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया लेवल पर जो WPI होता है वो चेंज हो चुका है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ भी चुका है। इसका जो थोक मूल्य सूचकांक है, मैं राजस्थान के संबंध में बात कर रहा हूं, यहां पर आप लिख दीजिए, गड़बड़ी मत कर दे। इंडिया लेवल पे अलग सिस्टम मिलेगा आपको, उसकी बात हम इकोनॉमिक्स की क्लास में करते हैं। ये राजस्थान के संबंध में 1999 2000 आधार वर्ष के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये आधार वर्ष है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है आपके RS 2016 में आ भी चुका है, आ चुका है ये क्वेश्चन। अब देखिए, जो ये थोक मूल्य सूचकांक है, ये कितनी वस्तुओं के लिए निकाला जाता है, ये महत्वपूर्ण है। ये शामिल वस्तु गुड्स कितनी है? 154, ध्यान रखना, 154 रच बस जाना चाहिए आपके दिमाग में, रच बस जाना चाहिए। इसको भी हम क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 154 को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन से? एक तो होती है जैसे प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी गुड्स, इंग्लिश में जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, प्राइमरी गुड्स, ये होती है 75। तो इसमें से जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो 75 है, ध्यान रखें, प्राइमरी गुड्स बोलते हैं इसको, ये 75 है। और उसके बाद आता है विनिर्मित उत्पादक समूह, विनिर्मित उत्पाद समूह, ये आता है। ये जो विनिर्मित उत्पाद समूह, विनिर्मित को बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या होता है? आप चिप्स का पैकेट भी लेके आते हो तो उसके नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। बॉल पेन लेके आते हो, उसके नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, मतलब जो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, ऐसे समझिए इसको, वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है, जैसे कृषि और से संबंधित प्रोडक्ट जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। वो फैक्ट्री में जाकर यदि कोई वस्तु का निर्माण करते हैं वो विनिर्मित होता है, ये द्वितीय समूह आता है इसके अंदर। क्लियर हुई सारी बातें? जैसे गेहूं आया, उससे आटा बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राथमिक वस्तु है। लेकिन यदि उस आटे को आपने पैक कर दिया और कोई
ब्रांड बना दिया, उसका कोई नाम दे दिया, राकेश मेहरा आटा समूह, इस तरीके से यदि कोई आपने बात कह दी तो फिर वो विनिर्मित मैन्युफैक्चर्ड में आ जाता है, वो इसमें आता है। ये है 69, ध्यान रखना 69 है। और इसके अलावा जो तीसरा पोर्शन है वो है ईंधन और ऊर्जा समूह। ईंधन व ऊर्जा समूह, ये फ्यूल या एनर्जी ग्रुप से संबंधित है। इसमें 10 वस्तुएं हैं। ये है सर 154। ये ध्यान ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रहना बहुत जरूरी है। और एक ये वाला पोर्शन, ये 2 चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखिए। अब मैं लेटेस्ट आंकड़ों की बात करूंगा, लेकिन एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। थोक मूल्य सूचकांक की बात कर रहा हूं मैं। जो WPI है, थोक मूल्य सूचकांक, ये 2020 में कितना है और 2021 में कितना है, इसको डायरेक्ट याद करना है आपने। 2020 में जो है वो 330.86, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, 330.86 है ये। और 2021 में जो है ये है 363.23, 363.23 है। जब इनको हम एनालाइज करते हैं तो 9.78% की वृद्धि हमें दिखती है, 9.78% की वृद्धि, ग्रोथ, ये हमें दिखती है। अब इसमें जो आपने आंकड़ा ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो है ये। एक तो ये और एक है आपका ये। ये 2 आंकड़े आपने ध्यान में रखने हैं, विशेष रूप से आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? तो ये थोक मूल्य सूचकांक हो गया। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक बार आप इसे नोट करें। हेडिंग डाल दीजिए उपभोक्ता, दूसरा नंबर ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यह क्या होते हैं, वस्तुओं व सेवाओं दोनों के लिए जारी होता है। दोनों के लिए होते हैं, जबकि जो थोक मूल्य सूचकांक है वो केवल वस्तुओं के लिए होते हैं। ये देखिए हमने किया भी था इधर, ये देखो केवल वस्तुओं के लिए होता है, ये सेवाओं के लिए नहीं होता। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो थोक मूल्य सूचकांक होते हैं, ये जो जारी होते हैं, ये पर मंथ होते हैं, पर मंथ जारी होते हैं। और जो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये भी जो जारी होते हैं, ये पर मंथ ही होते हैं। 4 प्रकार होते हैं इसके। एक तो होता है CPI
IL, CPI IL का मतलब होता है इंडस्ट्रियल लेबर, औद्योगिक श्रमिक बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है CPI AL। CPI का मतलब तो आप जानते ही हो, AL का मतलब होता है एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर। CPI R, ये जो CPI R है, ये आप RA लिख दीजिए इसको, सॉरी RL, CPI RL, L करो, रूरल लेबर। और CPI R एंड U, R का मतलब रूरल हो जाएगा और U का मतलब हो जाएगा अर्बन। ये है ग्रामीण व शहरी, ये ग्रामीण श्रमिक हो जाएंगे, रूरल और अर्बन आ जाएगा उसके। तो ये एग्रीकल्चर लेबर है, ये इंडस्ट्रियल लेबर है, वो रूरल लेबर है, और वो जो है रूरल एंड अर्बन है। अब आपने इसके अंदर क्या बातें ध्यान रखनी है, जैसे यदि मैं इन तीनों की कहूं तो इनका तो आपने सिर्फ बेसल ईयर याद करना है। इसका जो आधार वर्ष है 2012, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। और इसका जो आधार वर्ष है वो भी सेम है, 2012। इसका आधार वर्ष आपको अलग ही देखने को मिलेगा, और जो अलग है वो क्वेश्चन है 86, 87, ये इंपॉर्टेंट है। और इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये 2020 में बदल चुका है। इसका जो आधार वर्ष है ये है 2016। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPI IL इंडस्ट्रियल लेबर का जो आधार वर्ष है ये 2016 है, 2020 में ये बदल चुका है, ध्यान रखें। अब इसके बाद मैं यहां से बात करूंगा, इनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बोले इनमें इतनी ही आपको ध्यान में रखनी है। इस पर आ जाइए ना, CPI IL तो नोट कर लो एक बार। यहां पर लिखना है, लिखिए, यहां पर लिखो, यह है औद्योगिक श्रमिकों के मतलब इंडस्ट्रियल लेबर के उपभोग स्तर में होने वाले परिवर्तन का सूचक है। जो चेंजेस है कंजप्शन लेवल पर, इसको कंजप्शन लेवल बोलते हैं। में होने वाले चेंजेस का सूचक है। कारखाना हो गया, खनन हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। जैसे कारखाना, फैक्ट्री वगैरह हो गया, खनन हो गया, वृक्षारोपण हो गया, रेलवे व विद्युत क्षेत्र आ गया। तो इस क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। रेलवे व विद्युत क्षेत्र, ये वाला पोर्शन इसके अंदर होता है। अब ये जो CPI है ये कितना है, ये हमें जानना पड़ेगा। यहां से आपके क्वेश्चन उठेंगे। आधार वर्ष तो मैंने आपको बता दिया। इस CPI IW के नेशनल लेवल पर जो सेंटर है
राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्र है ये है 88। ये परिवर्तित है, ध्यान रखना, बदला है। पहले इसके स्थान पर अलग होता था। और ऑल इंडिया लेवल पर जो इसमें ग्रोथ दर्ज की गई है वो है 5.6%। 5.6% की वृद्धि है इसके अंदर। आप कह सकते हो कि ऑल इंडिया लेवल पर है ये, क्योंकि नेशनल लेवल पर जो सेंटर है वो इतने हैं 88। अब आपको यहां फिर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टेट लेवल पर कितने हैं, अपने मतलब राजस्थान के स्तर पर कितने हैं। राजस्थान के केंद्र मतलब इसमें से 88 में से राजस्थान के कितने हैं, ये 3 है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसके लिए कहना पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप समझ ही गए। 3 है केंद्र, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? अलवर, अजमेर, सॉरी माफी चाहूंगा, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। अब आप देखिए यहां पर अलवर की जगह अजमेर हुआ करता था पहले, अब नहीं है ये चेंजेस है इसके अंदर। पहले यहां पर अजमेर हुआ करता था, अब यहां पर अलवर है, तो बदल गया वो क्वेश्चन है। इसमें जो ग्रोथ है ये 5% की ग्रोथ है। 5% की वृद्धि है। इसमें 3.9% की वृद्धि है। 3.9% की वृद्धि, मोटे तौर पर 4% कह दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और जयपुर में जो है ये 2.6% की वृद्धि है। आप 2.5% भी कह सकते हो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वापस रिपीट कर दूं, ये है 3। राजस्थान में 3 केंद्र, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। अलवर के स्थान पर पहले अजमेर हुआ करता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औद्योगिक श्रमिकों में जो राजस्थान के जो केंद्र हैं उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? दे देगा अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर। तो यदि आप पुरानी आर्थिक समीक्षा के को लेकर बैठे हो तो आप गलत करके आ जाओगे, और नई आर्थिक समीक्षा के तहत ये अलवर है। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसे नोट कर। तो दोस्तों, आज हमने आर्थिक समीक्षा के इस पार्ट में मुद्रास्फीति को जानने का प्रयास किया। राजस्थान के संबंध में हमने इसके मापन से संबंधित आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ बातें की हैं। सारा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो जो आपको बताया है उसको ध्यान में रखें। सारी आर्थिक समीक्षा आपके काम की नहीं होती है, उसमें से मोती मोती आपको छांटने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।